गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आरकेबी एजुकेशन डेगाना के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमारी जो लास्ट क्लासेज चल रही थी 13 क्लासेज थी जिनके अंदर हमने एक एक करके सारे टेंसेज को पढ़ा था और उम्मीद करता हूँ वो वीडियोज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे होंगे। आज मैं जो क्लास आपके लिए लेके आया हूँ ये उन 13 वीडियो का निचोड़ इस एक ही क्लास में मैं आज सारे टेंस क्लियर करवाने वाला हूं। तो जो नए जुड़े हैं इस चैनल से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार पहले उन जो छोटे छोटे वीडियोज हैं 13 उनको देख के और फिर इस क्लास को देख के आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आज हम जो बाहरी टेंस है उन शहरों का एक साथ अध्ययन करेंगे और इस एक कक्षा के अंदर ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए उम्मीद करूंगा आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे ताकि ये जो कक्षा में जैसे पढ़ते हैं वैसे आप पढ़े। और यदि आपके टेंस पहले कभी समझ में नहीं आए हैं तो उम्मीद करूंगा आज जरूर आपके समझ में आ जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए आज की कक्षा को हम स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक देखना है, एक एक चीज को मैं आज अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और सारे टेंसेज को एक ही वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीरो से शुरुआत करते हैं इस क्लास की भी। तो सबसे पहले जो चीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी है टेंस। टेंस जिसका हिंदी मीनिंग होता है काल। डियर स्टूडेंट्स, टेंस यानी काल, समय, इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो मैं आपको बता दूं कि जीवन में हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, काम करते हैं, उनको बताने के लिए हमें टेंस की आवश्यकता पड़ती है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि अभी मैं एक काम कर रहा हूं आपको पढ़ाने का, और यही काम यदि मैंने कल किया या आगे करूंगा तो क्या मैं एक ही वाक्य से इसको भाव आपके सामने प्रकट कर सकता हूं कि मैं पढ़ाता हूं? कल किया तो भी मैं यही कहूंगा क्या मैं पढ़ाता हूं? कल आगे करने वाला हूं तो भी यही कहूंगा क्या मैं पढ़ाता हूं? नहीं। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कोई क्रिया किस समय में हुई है? ये बताने के लिए हमें टेंसों की आवश्यकता पड़ती है। तो टेंस, काल, समय, इसका आप मीनिंग समझ गए होंगे अब कि इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है और ये क्या होता है। तो कोई कार्य, कोई क्रिया किस समय में हुई है ये बताने के लिए हमें टेंस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए साथियों, पहली बात क्लियर हो गई। अब बात, अभी जैसे मैंने कहा था कि कोई भी वर्ब तीन सिचुएशंस में होती है, या तो वो पहले हुई है या वो अभी होगी या आगे होगी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि टेंस मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं। तो ये बात हम लिख लेंगे। आप भी इस एक वीडियो में ये सारी चीजें नोट कर लेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके टेंस की जो समस्या है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो पहली चीज लेते हैं कि टेंस यानी काल मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं। समझ गए? अभी हमने कहा था कि कोई भी क्रिया तीन सिचुएशंस में हो सकती है, तीन प्रकार से हो सकती है। तो टेंस यानी काल मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं। अब उनके नाम देखते हैं। तो जो पहला प्रकार टाइप है वो रहेगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। अब प्रश्न उठता है प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? जो कार्य अभी हाथों हाथ वर्तमान समय में हो रहा है उस बातों को बताने के लिए जिस टेंस का प्रयोग किया जाता है वो हमारे होता है प्रेजेंट टेंस। जैसे कि मैं खाना खाता हूं, मैं विद्यालय जा रहा हूं, हम सो चुके हैं। तो ये सारी बातें प्रेजेंट टेंस के माध्यम से ही बताई जाती है अगले को कि अभी ताजा ताजा हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है। दूसरा, दूसरे प्रकार की बात की जाए तो वो हमारे होता है पास्ट टेंस।
जिसकी हिंदी में अर्थ होता है भूतकाल। भूतकाल की जरूरत पड़ती है जो कार्य हमने पहले कर लिए हैं उनके बारे में बताने के लिए। जैसे कि मैं विद्यालय गया, मैंने एक आम खाया, या तुम सो रहे थे। ये सारी बातें पास्ट टेंस यानी भूतकाल के माध्यम से बताई जाती है और इनका जो ट्रांसलेशन है वो पास्ट टेंस के माध्यम से होता है। अब तीसरा प्रकार की बात करें तो वो हमारे है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिसे हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। भविष्य काल, इसके अंदर हमारी आगे की आने वाली योजनाओं के बारे में बताने के लिए फ्यूचर टेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, तुम ये मैच जीत चुके होंगे, या वे सो चुकी होगी। तो ऐसे वाक्य जो आगे कुछ होंगे, आगे जो होने वाली क्रियाएं हैं उनके बारे में बताने के लिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये जो स्लाइड पे मैंने चीजें पढ़ाई है। टेंस, टेंस यानी होता है काल, कोई क्रिया किस समय में हुई है ये बताने के लिए टेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर टेंस काल मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा है उनको बताने के लिए प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। जो कार्य हमने पहले कर लिए हैं भूतकाल में उनको बताने के लिए पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल कहते हैं, उसके माध्यम से बताए जाते हैं। और आगे की आने वाली योजनाओं के बारे में जिस टेंस के माध्यम से बताया जाता है वो होता है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो मूल रूप से टेंस तीन प्रकार के हो गए। अब इन तीनों टेंसों के चार चार प्रकार होते हैं तो उनको देखते हैं। तो बात लिख देते हैं आगे। प्रत्येक टेंस के चार चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट यानी फ्यूचर, तीनों के चार चार प्रकार हो गए। तो 4 इंटू 3 बराबर 12, तो टोटल टेंस हो गए 12। तो अब प्रत्येक टेंस के प्रकारों के नाम देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 प्रेजेंट टेंस के प्रकार देखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के प्रकार। प्रेजेंट टेंस के प्रकारों की बात की जाए तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसे सिंपल भी कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस। दूसरे प्रकार की बात की जाए तो वो होता है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरे प्रकार की बात की जाए तो वो हमारे होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो प्रकार होता है वो डियर स्टूडेंट्स होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट के चारों प्रकार आपने देख लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक के चारों प्रकार याद हो गए, इसका मतलब आगे वालों के भी हो जाएंगे। बिल्कुल इजी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पास्ट के होंगे तो सिर्फ आगे वाला नाम चेंज होगा, ये पीछे वाले सेम रहेंगे। इधर इंडिपेंडेंट या सिंपल, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नाम सेम रहेंगे आगे वालों में। सिर्फ प्रेजेंट की जगह पास्ट होगा तो पास्ट नाम हो जाएगा, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर हो जाएगा। उनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो नंबर 2 पे हम देखते हैं पास्ट टेंस के प्रकार।
पास्ट टेंस के प्रकारों की बात की जाए तो वही सिर्फ आगे वाला नाम चेंज होगा, तो पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस। दूसरा हमारा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गए पास्ट के। अब देख लेते हैं फ्यूचर के। आपने ज्ञान दिया है तो चारों में सिर्फ आगे वाला नाम चेंज हुआ, पीछे वाले लगभग पूरे सेम है। तो अब नंबर 3 फ्यूचर के देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस के प्रकार। तो नंबर 1 हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल टेंस। अगला हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। नंबर 3 हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रकार आपके हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टोटल 12 प्रकारों के नाम हमने देख लिए हैं। मूल रूप से टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के बात की जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे के में मैंने आपको बता दिया है, पहले वाला नाम चेंज होता है, पास्ट तो चारों जगह पास्ट पास्ट कर दो, पीछे वाले नाम सेम रहते हैं, फ्यूचर हो तो फ्यूचर फ्यूचर कर दो। अब हम प्रेजेंट सिंपल से शुरू करते हैं इनके बारे में पढ़ना कि इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट का पहला प्रकार लेते हैं जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल। तो या सिंपल ही लिख देते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो 12 टेंस है सबकी पहचान, हिंदी पहचान याद रखना जरूरी है। वही तय करेगी कि उसमें कौन सी मेन वर्ब लगेगी और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के पहचान की बात की जाए, प्रेजेंट का वाक्य कोई है, ये बातें करने के लिए यदि शॉर्ट में बताऊं तो किसी भी वाक्य के अंत में है, हूं, हो ये शब्द दिखे, इसका मतलब है वो प्रेजेंट का है। प्रेजेंट में से चारों में किसका है, वो इसके आगे वाली पहचान तय करती है। तो अभी हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल की पहचान। पहचान की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं,
ताहूं आदि शब्द दिखे, आदि शब्द दिखे, इसका मतलब वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब बात की जाती है कि प्रत्येक टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है। यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं है 100% हेल्पिंग वर्ब यदि आएगी तो वो आएगी डू और डज, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। हेल्पिंग वर्ब जिसे कि हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज। डू का प्रयोग किया जाता है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग, और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्रश्न उठता है आपके मन में कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, या सब्जेक्ट ही क्या होता है, या सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। तो यदि पहला ही टेंस है तो इसमें बता देता हूं, बाद में बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई भी वाक्य है, सेंटेंस है, उसके अंदर जो कार्य करने वाले व्यक्ति है वो एक है या एक से ज्यादा है, जो भी है वो सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो सिंगुलर मतलब एक जना हो कार्य करने वाला तो उसके साथ अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और एक से ज्यादा हो तो उसके साथ अलग। तो अभी देख लेते हैं सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट की बात की जाए, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कार्य करने वाला। तो वाक्य के अंदर जो कार्य करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जाए, इसको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि प्रत्येक टेंस में ये काम आने वाला है। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ अलग लगती है, प्लूरल के साथ अलग। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जाए, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता की बात की जाए तो जो एक ही हो कार्य करने वाला वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। तो इसके अंदर ही, सी दोनों का अर्थ होता है वह। कोई वाक्य वह से शुरू हो रहा है या कार्य करने वाला वह है, इसका मतलब वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ही और सी दोनों का अर्थ वह है। तो इनमें अंतर क्या है, ही का प्रयोग जब कार्य करने वाला पुल्लिंग हो तो ही का प्रयोग, और कार्य करने वाला स्त्रीलिंग हो तो सी का प्रयोग करते हैं वे की, इसलिए दो स्पेलिंग। इसके अलावा किसी समय या मौसम के बारे में बताना हो तो इट लगता है, तो इट को भी सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। इसके अलावा किसी का सिंगल नेम आ जाए जैसे रोहन, मोहन, श्याम, मीरा, तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो क्या समझे कि ये सब्जेक्ट आए, और यदि प्रेजेंट सिंपल की बात हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज। अब देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट यानी होता है बहुवचन कर्ता, जब कार्य करने वाला एक से ज्यादा हो। तो इसके अंदर आते हैं वी, जिसकी हिंदी में कहते हैं हम, यू जिसे हिंदी में कहते हैं तुम या आप, दे जिसे हिंदी में कहते हैं वे, ये ऐसा वाला वे। इसके अलावा दो नाम साथ हो जैसे श्याम और राम खेलते हैं तो फिर दो हो गए, तो फिर प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा, उनके साथ डू का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि आई को भी प्लूरल माना जाता है प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और सिर्फ प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इसको प्लूरल नहीं माना जाता आई को, क्योंकि इसके लिए एक पर्सनल हेल्पिंग वर्ब आती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, वो होती है एम, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा। अब टेंस की पहचान देख ली हमने, हेल्पिंग वर्ब देख ली। कोई भी वाक्य बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। मेन वर्ब अब हम आगे देखेंगे, प्रत्येक टेंस की अलग अलग होती है, और वो कौन से टेंस में कौन सी लगती है वो भी हम देखते हैं इस टेंस के अनुसार। तो इस टेंस के अंदर जो मेन वर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया, मुख्य
क्रिया, इसमें लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहोगे ये क्या होती है मेन वर्ब और कौन सी फर्स्ट फॉर्म? तो मैं आपको बता दूं, कोई भी वाक्य होगा उसके अंदर क्रिया जरूर हो रही होगी, काम जरूर हो रहा होगा, तो उससे ही वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब है, वो तो टेंस के अनुसार होती है, ये है जो क्रिया हो रही है होती है, उससे मेन वर्ब कहते हैं। वर्ब्स आपको पता है, नहीं पता तो बता दूं, वर्ब्स के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो अलग अलग टेंस में अलग अलग फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किसी में फर्स्ट फॉर्म का, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड, और किसी में आईएनजी लग जाता है साथ में, किसी में एस या ईएस। तो ये एक ट्रिक है कि टेंस मूल रूप से 3 प्रकार के हैं, तो तीनों प्रकारों में जो पहला पहला प्रकार है इंडेफिनेट, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और जो 3 नंबर है परफेक्ट वाला, उसमें 3 नंबर फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बाकी बच्चे कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये एकदम इजी ट्रिक है मेन वर्ब को याद करने का। इसमें तो 1 नंबर था, इसलिए 1 नंबर फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं, फिर नॉर्मली 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब ये, फिर कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो, और फिर अदर वर्ड। अभी हम एक वाक्य लेंगे, उसमें आपको बता दूंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है। तो मेन वर्ब की भी बात कर ली। अब इसमें एक विशेष नियम है प्रेजेंट सिंपल में। हम 4 प्रकार के वाक्य बनाएंगे। कौन कौन से वो 4 वाक्य यहाँ बता देता हूं। तो जो हम 4 प्रकार के वाक्य बनाएंगे टेंस के माध्यम से, वो एक तो हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिससे कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, ये वाक्य कैसा होता है तो यहां लिख देता हूं। यदि वाक्य ऐसा आ जाए, राम क्रिकेट खेलता है, तो ये वाक्य आपका अफर्मेटिव है, सकारात्मक बात कर रहा है। कैसे? जो वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो, मतलब कार्य करने वाले राम से शुरू हो गया, लास्ट में उसके पूर्ण विराम हो, वाक्य में कहीं भी नहीं नहीं लगा हुआ हो, उसका मतलब है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा जो हम बनाएंगे वो होता है दूसरा जो होता है वो होता है हमारे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कैसा होता है, इसी का नकारात्मक बता देता हूं। जैसे कि राम क्रिकेट नहीं खेलता है। कोई वाक्य नेगेटिव है, कैसे पता चलेगा? अफर्मेटिव की तरह सब्जेक्ट से शुरू होगा, पीछे पूर्ण विराम रहेगा, लेकिन बीच में क्या लगा हुआ रहेगा? नहीं। इसका मतलब है वो नेगेटिव सेंटेंस है। अगला जो हम बनाएंगे वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। तो इसी का प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, क्या राम क्रिकेट खेलता है? क्या राम क्रिकेट खेलता है? इंटरोगेटिव की पहचान होगी, वाक्य के पीछे क्वेश्चन मार्क रहेगा, उसके अलावा उसमें कहीं भी नहीं नहीं लगा हुआ होना चाहिए, तभी वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इससे अगला हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये कैसा होता है? तो ये ऐसा होता है, क्या राम क्रिकेट
नहीं खेलता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव की पहचान होती है वाक्य के पीछे क्वेश्चन मार्क रहेगा और बीच में नहीं भी लगा हुआ होगा। तो टेंस के माध्यम से हम अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, चार प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे। सबका एक अलग अलग तरीका होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो सारा डिस्कस हम इस पहले टेंस में कर लेंगे। फिर आपको मैं एक ही वाक्य से सीधे ही चार इंग्लिश ट्रांसलेशन करना बता दूंगा आगे वाले में। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी पहले में ये ज्यादा लंबा हो रहा है प्रेजेंट, क्योंकि ये शुरुआत है तो इसमें सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं। आगे एकदम अभी फास्ट चलेगी गाड़ी, ठीक है ना। तो चलो अब हम मेन वर्ब भी सीख गए और जो वाक्य हम बनाने वाले हैं उन चारों का भी अध्ययन कर लिया है। अब हम वाक्य बनाना सीखेंगे। अफर्मेटिव का अलग रूल होता है, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव नेगेटिव का भी अलग होता है। और प्रेजेंट की बात हो तो एक विशेष रूल भी इसमें लगता है, तो उसको देख लेते हैं फिर ट्रांसलेशन करते हैं। तो एक विशेष नोट इसमें याद रखना होता है कि जो पहला नंबर वाक्य था ना अफर्मेटिव, उसके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं तथा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें डू डज का प्रयोग कभी नहीं होगा। जो जो राम क्रिकेट खेलता है उस टाइप का जो वाक्य आएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कभी नहीं करना है प्रेजेंट सिंपल में। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कौन कौन से होते हैं अभी पहले बता दिए हैं, वो हो तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो कार्य हो रहा है उसकी जो वर्ब आएगी उसके साथ एस या एस जोड़ना है। कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अब आप ये पूछ सकते हो एस कहां जोड़ेंगे, एस कहां जोड़ेंगे, तो इसका भी रूल है कि यदि वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड हो तो ईएस जोड़ेंगे, नहीं तो एस लगा देंगे। एक और है, यदि वर्ब के अंत में वाई हो तथा वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन, जो कि इंग्लिश में 21 होते हैं, ए ई आई यू को छोड़ के, ये 5 वोवल्स होते हैं, तो वो उनमें से कोई हो ए ई आई यू को छोड़ के, तो क्या करते हैं, पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं। चलो ये बात भी हो गई। अब लेते हैं सेंटेंस और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। ये पहला सेंटेंस है, इसको अच्छे से देखना है। इसमें एक एक चीज मैं समझा रहा हूं, फिर बार बार इसको नहीं समझाएंगे, तो इसको अच्छे से देख लेना है किस सेंटेंस के किस पार्ट को क्या कहते हैं और उसका प्रयोग कितने नंबर पे होता है। अच्छे से समझा रहा हूं तो देखिए, रीना रसोई में खाना पकाती है।
कोई सेंटेंस किस टेंस का है उसकी पहचान बताती है। तो इस वाक्य को हमने देखा तो पीछे ती है, इससे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है। हिंदी वाक्यों के अंदर में ता है, ती है, ते हैं, ताम। उसके बाद में ये वाक्य अफर्मेटिव भी है। कैसे पता चला? जो कार्य करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, तो इसमें कार्य करने वाली कौन है? रीना। तो ये हो गया सब्जेक्ट, हिंदी में इसे कहते हैं कर्ता। उसके बाद में जो कार्य हो रहा होता है उससे वर्ब, मेन वर्ब कहते हैं, तो इसमें क्या कार्य हो रहा है? पकाने का, तो ये हो जाएगी मेन वर्ब, एमवी मेन वर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। उसके बाद में जो क्रिया हो रही है उसका कुछ उत्तर मिल रहा है कि रीना ये पका रही है, क्या पका रही है? खाना, तो उससे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये खाना हो गया ऑब्जेक्ट, हिंदी में इसे कहते हैं कर्म। उसके बाद में कोई और शब्द आए हुए हैं तो उन्हें हम अदर वर्ड में ले सकते हैं। तो रसोई में क्या हो गया? अदर वर्ड, अन्य शब्द। अब इनकी स्थिति ट्रांसलेशन बनाते समय कहां कहां होती है वो मैं आपको बता देता हूं। कोई भी टेंस हो उसमें जो कार्य करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो कार्य हो रहा होता है उसे मेन वर्ब, मुख्य क्रिया कहते हैं, फिर उसका जो उत्तर मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है, और कोई शब्द हो अदर वर्ड। मैं बता दूं कोई भी वाक्य बनने के लिए सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है और मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ वाक्य नहीं बन सकता। और ये वाक्य अफर्मेटिव क्यों है ये भी बता दिया गया है, क्योंकि शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, पीछे पूर्ण विराम है, कहीं भी नहीं नहीं लगा हुआ है। और प्रेजेंट सिंपल का है तो इसका विशेष रूल भी है कि अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जोड़ते हैं। कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। इसमें तो भी सब्जेक्ट सिंगुलर है ही। अब चार प्रकार के वाक्य इससे बन जाएंगे। पहला ये हो जाएगा अफर्मेटिव, रीना रसोई में खाना पकाती है। फिर अभी पहले जैसे राम वाले बताए थे, नेगेटिव होगा रीना रसोई में खाना नहीं पकाती है। इंटेरोगेटिव होगा क्या रीना रसोई में खाना पकाती है, और फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा क्या रीना रसोई में खाना नहीं पकाती है। चार प्रकार के, उनका एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फॉर्मूला सूत्र, बार बार नहीं। मैं सूत्र में ज्यादा विश्वास नहीं करता, आपके दिमाग में सीधी चीजें फिट कर देता हूँ कि यहाँ पे ये चीज आएगी। बार बार सूत्र लिखने की कहाँ जरूरत होती है। लेकिन पहला टेंस है तो यहाँ में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव की जो फॉर्मूला है वो एक बार यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सूत्र पे ज्यादा निर्भर नहीं, सीधा दिमाग में इनको बिठा लो तो ज्यादा सरलता रहती है। लेकिन पहला टेंस है तो देख लेते हैं यहाँ पे इनके सूत्र। सूत्र की बात की जाए तो मैं कोई स्पेसिफिक टेंस का नहीं बता रहा हूं, नॉर्मली जो सब जगह यूज होता है वो बता रहा हूं। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव, उसका कोई भी टेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला रहता है इंग्लिश बनाते समय, सबसे पहले इंग्लिश बनाते हैं सब्जेक्ट की, जो कार्य करने वाला होता है उसकी। दो नंबर पर आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? प्रत्येक टेंस की अलग अलग होती है, सिंगुलर के साथ हो, प्लूरल के साथ हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग याद रहेगी तो आप भर दोगे। तीन नंबर पर आएगी मेन वर्ब। वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कभी कभी एस एस लगता है, कभी आईएनजी लगता है, तो वो टेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगी तीन नंबर पे। एक नंबर पे अफर्मेटिव में सब्जेक्ट होता है, दो नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीन नंबर पे मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट यदि सेंटेंस में तो वो, और फिर अदर वर्ड। ये सूत्र हमारे अफर्मेटिव का चलेगा। सबसे पहले कार्य जो करने वाला है उसकी इंग्लिश, फिर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे पहले तो कार्य करने वाले सब्जेक्ट की इंग्लिश ही बनाते हैं, दो नंबर पे हेल्पिंग वर्ब को ही लिखते हैं, तीन नंबर पे इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाता है नोट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। ये हमारे हो गया नेगेटिव का। अब इंटेरोगेटिव का देखते हैं। इंटेरोगेटिव सूत्र की बात की जाए तो सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपनी जगह बदल लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो कि अब दो नंबर पे आती थी वो एक नंबर पे, और जो सब्जेक्ट एक नंबर पे आता था वो दो नंबर पे चला जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मार्क। अब बात करें इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब एक नंबर पे, दो नंबर पे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, नोट आ जाएगा तीन नंबर पे, बाकी वही सेम, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ये चार सूत्र है
जिनके आधार पे हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। यही सूत्र चलते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार आ जाती है, मेन वर्ब टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट तो जो होता है उसको लिखते ही है, अदर वर्ड आ जाएगा। अब बात इस टेंस की जाए तो इसमें अफर्मेटिव का एक विशेष रूल हमें दे दिया गया है, जिसके अंदर क्या कहा गया है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। कहां? सिर्फ अफर्मेटिव में। चलो डू डज का पहले में हम प्रयोग नहीं करेंगे। उसके अलावा क्या कहा है कि मेन वर्ब यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जोड़ देंगे। ठीक है, वो भी जोड़ देंगे। तो अब इस रीना रसोई में खाना पकाती है के चारों सेंटेंस हम ट्रांसलेशन करते हैं अगली स्लाइड में। हमारे पास सेंटेंस था कि रीना रसोई में खाना पकाती है। कि जब भी आप सेंटेंस बनाओ सबसे पहले आराम से उसको पहचानो कि कौन से टेंस का है। इसको हम देखते हैं तो पीछे टी एल दिखा है, जिसे हमें पता चल गया है। हमें पहचान सभी टेंस की याद रहेगी तो अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे टी ए दिखा, दिमाग में आ जाएगा प्रेजेंट सिंपल का ये वाक्य है, अफर्मेटिव है तो दिमाग में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, और मेन वर्ब के साथ एस या एस लगाएंगे यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। चलो, तो सबसे पहले अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट में कार्य करने वाली कौन है? रीना। तो ये लीजिए रीना। नॉर्मली 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन यहाँ विशेष रूल है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। तो जो 3 नंबर पर चीज है वो 2 नंबर पर आएगी। 3 नंबर पर मेन वर्ब क्रिया, क्या क्रिया हो रही है? पकाने की। और 1 नंबर टेंस है तो 1 नंबर फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो पकाने की फर्स्ट फॉर्म होती है कुक। ये लीजिए कुक। फिर यह रुक के देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या एस जोड़ दो। तो देखा तो रीना तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ एस डबल एस 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 एच ओ एक्स जेड होते तो एस लगाते, वो नहीं है तो सिर्फ एस लगाएंगे। उसके बाद में क्या पका रही है? ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट खाना, खाना यानी भोजन, भोजन को कहते हैं फूड। फिर अदर वर्ड है रसोई में। बता दूं जब भी किसी स्थान के अंदर काम हो तो आपको इंदा लगाना है। तो किसके अंदर काम हो रहा है? रसोई में, तो इन द किचन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब इसका नेगेटिव लेते हैं रीना। अभी तो मैं चारों की हिंदी लिख रहा हूं, पहला सेंटेंस, फिर एक हिंदी, फिर चारों के सीधे ट्रांसलेशन, 4 प्रकार के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो देखते हैं, एक बार तो लिख देते हैं इसका हिंदी में भी नेगेटिव। तो हो जाएगा रीना रसोई में खाना नहीं पकाती है। नहीं आ गया ना तो नेगेटिव हो गया है। अब हमारा वही सूत्र काम आएगा। अब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं आने का नियम सिर्फ अफर्मेटिव के लिए था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गई रीना। रीना के साथ इस टेंस के अंदर डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंगुलर के साथ लगती है डज। तो ये लीजिए डज। 3 नंबर पे नोट, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक। याद रखना है एस या ये सिर्फ अफर्मेटिव में ही लगता है, या हटा देना है यदि लगा हुआ है तो। फिर फूड इन द किचन। ये अब इंटरोगेटिव देखते हैं। तो क्या रीना पकाती है? इंटरोगेटिव कैसे है? वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है? पीछे क्वेश्चन मार्क भी है, नहीं नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है इंटरोगेटिव ही है। इंटरोगेटिव होता है तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपनी स्थान बदल लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो 2 नंबर पे थी वो 1 नंबर पे आ जाएगी डज। सब्जेक्ट 2 नंबर पे चला गया रीना। फिर मेन वर्ब कुक, फूड इन द किचन, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना। ये लो, अगला हो जाएगा क्या रीना रसोई में खाना नहीं पकाती है? क्या रीना रसोई में खाना नहीं पकाती है? तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, क्योंकि वाक्य में नहीं भी आया हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी है। तो डज रीना, नोट नॉर्मली 3 नंबर पे आता है, यानी सब्जेक्ट के बाद में। तो नॉट कुक फूड इन द किचन।
उम्मीद करता हूं ये यदि आपने पकड़ लिया, इसको ढंग से पकड़ लिया, फिर सारे टेंस यहीं क्लियर हो जाते हैं। मेन वाक्य की संरचना, चारों प्रकार के वाक्य किस प्रकार से बनते हैं, ये यहाँ पे सूत्र है। इसको जिसने समझ लिया फिर सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है। इनकी जगह आपने देख ली कि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ रहेगी, नोट कहाँ रहेगा। एक सेंटेंस और देखते हैं जिसमें अब हिंदी नहीं, अब आपको आदत डालूंगा एक वाक्य हिंदी वाला, फिर उसके चारों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव बनाना। तो एक वाक्य और लेते हैं, जैसे आ जाए, वह छत पर सोता है। वह छत पर सोता है, ता है आ गया है, मतलब प्रेजेंट सिंपल लगा है, अफर्मेटिव भी है, और सोने वाला पुल्लिंग है तो वह के लिए आ जाएगा ही। फिर क्रिया हो रही है सोने की, सोने को फर्स्ट फॉर्म होती है स्लिप, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस। जैसे किसी भी स्थान के अंदर काम होता है तो इंदा लगाते हैं, किसी भी स्थान के ऊपर काम हो रहा तो ओंदा लगाना है। तो छत पर हो रहा है तो ऑन द रूफ। अगला इसका नेगेटिव होगा, वे छत पर नहीं सोता है, तो हम सीधी इंग्लिश बनाएंगे तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज, नोट, स्लिप में से एस हट जाता है यहाँ, और ऑन द रूफ। अगला हो जाएगा, क्या वे छत पर सोता है, इनकी जगह चेंज कर दो, डज ही स्लिप ऑन द रूफ और क्वेश्चन मार्क। अगला, क्या वे छत पर नहीं सोता है, तो सिर्फ 3 नंबर पे नोट लगेगा, बाकी ये सेम वाक्य आएगा। तो डज ही नॉट स्लीप ऑन द रूफ। अब थोड़ी स्पीड पकड़ी है ना वीडियो ने, अब बहुत जल्दी जल्दी सारे टेंस होंगे। ये पहला था ना, शुरुआत हमेशा ही साथियों बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस वे में आ जाते हैं तो चीजें सरल होती जाती है। तो एक वाक्य और देख लेते हैं आपके लिए, जैसे आ जाए, मैं नाचता हूँ, छोटा लेते हैं बिना ऑब्जेक्ट का, मैं नाचता हूँ। तो कार्य करने वाला कौन है, मैं, आई। क्रिया क्या हो रहा है, नाचना, नाचना की फर्स्ट फॉर्म होती है डांस, एस या एस लगे क्या, नहीं लगेगा, क्यों, आई को माना जाता है प्लूरल। अगला, मैं नहीं नाचता हूँ तो आई के साथ लगेगा, प्लूरल है तो डू नॉट डांस। अगला हो जाएगा, ये दोनों जगह चेंज कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगा तो डू आई डांस, क्या मैं नाचता हूँ। अगला हो जाएगा, डू आई नॉट डांस, क्या मैं नहीं नाचता हूँ। इस एक वाक्य के आधार पे आप 20 प्रकार के वाक्य बना सकते हो। मैं नाचता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, या वे विद्यालय जाते हैं, तुम विद्यालय जाते हो, हम विद्यालय जाते हैं। तो एक देख लेते हैं, हम विद्यालय जाते हैं का, हम विद्यालय जाते हैं। तो वी के लिए हम, जाना को कहते हैं गो, एस लगेगा नहीं, प्लूरल है। जिस प्रकार किसी स्थान के अंदर कार्य हो रहा होता है तो इंदा लगाते, ऊपर होता है तो ओंदा लगाते, किसी स्थान से हम जुड़ रहे हो, कहीं जा रहे हो तो उस स्थान से पहले लगाएंगे टू। तो वी गो टू स्कूल। हम विद्यालय नहीं जाते हैं तो वी के साथ लगेगा डू नॉट गो टू स्कूल। फिर क्या हम विद्यालय जाते हैं तो डू वी गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल। फिर हो जाएगा, डू वी नॉट गो टू स्कूल, क्या हम विद्यालय नहीं जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इतना हार्ड भी टेंस नहीं है, बस इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया 2-3 बार, गारंटी लेता हूँ टेंस नाम का जो भूत है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस हुआ कंप्लीट। इसमें जो विशेष बात याद रखनी होती है वो यही, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, वरना नॉर्मली 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आती है। इसका मतलब है किसी भी टेंस के वाक्य बनाने के लिए हमें उसकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ध्यान में रखना होता है। बाकी जगह इनके बदलती नहीं है, 1 नंबर पे सब्जेक्ट आता ही है, 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, 3 नंबर पे मेन वर्ब, 4 नंबर पे ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। ये फिक्स है सब में, बस चीजें बदल लेगी। डू डज की जगह दूसरा टेंस होगा, दूसरी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब फर्स्ट वर्ब उसका सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है, आईएनजी लग सकता है, उसके अलावा ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। इसका जो बेसिक्स है, आधार है, वो सेम ही रहने वाला है। अब लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ज्यादा इनमें हम गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस प्रेजेंट सिंपल में आपको पूरी चीजें खोल के बता दी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सीधी पहचान देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब देके सीधा सेंटेंस लेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है
वो होती है डियर स्टूडेंट्स, हिंदी वाक्यों के अंत में आपको दिखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। और ये जैसे ही दिखे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मान लेना है उसको। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी एकमात्र टेंस है जिसके अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब आती है। और ये हेल्पिंग वर्ब्स रहेगी आपके इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं अभी पहले ही आपको बता दिया है, याद नहीं रहा है तो रिवर्स कीजिए वीडियो को और देखिए। आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, वो भी आपको बता दिया गया है। और एक एम है, एम का प्रयोग आई के साथ। स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जहां भी आई दिखता है उसके साथ एम लगाते हैं, सब जगह नहीं लगता है। जब वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो तो आई के साथ एम लगेगा। बात करें मेन वर्ब की तो मैंने आपको बता दिया था 1 नंबर टेंस में 1 नंबर फॉर्म, 3 नंबर में 3 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। एक तो ये 2 नंबर है, इन 2 नंबर टेंस में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बाकी सेम फॉर्मेट रहेगा वाक्य बनाने का, इसमें कोई स्पेशल रूल नहीं है कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, नहीं लगानी है, लगानी ही है। देखते हैं सीधा ही सेंटेंस। जैसे आ जाए तुम एक कहानी लिख रहे हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कार्य करने वाला कौन है? यू। यू के साथ प्लूरल है तो आर। लिखना को कहते हैं राइट, साथ में आईएनजी तो ई हट जाता है। जब आईएनजी लगाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे ई हो तो उसको हटा देते हैं आईएनजी लगाते समय। तो यू आर राइटिंग, क्या लिख रहा है? एक कहानी, तो ए स्टोरी। नेगेटिव तुम एक कहानी नहीं लिख रहे हो, 3 नंबर पे नोट लगा दो यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यू आर नोट राइटिंग ए स्टोरी। अगला हो जाएगा क्या तुम एक कहानी लिख रहे हो, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज कर दो तो ये आगे आ गया आर यू राइटिंग ए स्टोरी क्वेश्चन मार्क। क्या तुम एक कहानी नहीं लिख रहे हो, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो तो आर यू नॉट राइटिंग ए स्टोरी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और ले लेते हैं इसका। जैसे आ जाए वे मंदिर से आ रहे हैं। वे के लिए दे, प्लूरल होता है ये वे, तो दे आर। आना को कहते हैं कम, COME। लास्ट में आईएनजी लगता है तो ये हट जाएगा, कमिंग। जिस प्रकार किसी भी स्थान से जुड़ते हैं तो टू लगता है, उसी प्रकार किसी भी स्थान से अलग होते हैं तो फ्रॉम लगता है। तो यहाँ अलग हो रहे हैं मंदिर से तो दे आर कमिंग फ्रॉम टेम्पल। अब 2 नंबर पे सिर्फ 3 नंबर पे लगाओ नॉट। दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम टेम्पल। फिर क्या वे मंदिर से आ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को ले जाओ 1 नंबर पे अदला बदली कर दो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की, तो आर दे कमिंग फ्रॉम टेम्पल। फिर क्या वे मंदिर से नहीं आ रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद लगा दो नोट, तो आर दे नॉट कमिंग फ्रॉम टेम्पल। इसी के साथ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। प्रेजेंट सिंपल में कितना टाइम लिया था, क्योंकि वो शुरुआत थी, ये उससे आधे से भी कम समय में कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार अब हमारी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो अगला देखते हैं प्रकार। अगला हमारा होगा 3 नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान रहेगी हिंदी वाक्यों के अंत में यदि आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ये है, ये है, आ है, ई है,
ए हैं आदि शब्द दिखे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानना है। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हमारे हैज और हैव। हैज का प्रयोग सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, हैव का प्रयोग सब्जेक्ट प्लूरल हो तो। मेन वर्ब मैंने बोल ही दिया है 3 नंबर टेंस में 3 नंबर फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, तो ये प्रेजेंट का 3 नंबर पार्ट है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं सीधा ही इसका वाक्य बनाना। स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ज्यादा कोई इश्यू है नहीं। चलिए लेते हैं वाक्य, जैसे कि मीरा कक्षा में पढ़ चुकी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मीरा की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, तो रीड। फिर मेक के लिए इन द क्लास। अगला हो जाएगा मीरा कक्षा में नहीं पढ़ चुकी है, 3 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दो नॉट, तो मीरा हैज नॉट रीड इन द क्लास। फिर क्या मीरा कक्षा में पढ़ चुकी है, हेल्पिंग वर्ब को ले आओ आगे, तो हैज मीरा रीड इन द क्लास और क्वेश्चन मार्क। फिर पूरा नीचे खींच दो, सिर्फ हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, तो हैज मीरा नोट रीड इन द क्लास। एक सेंटेंस और देख लेते हैं इसका, जैसे कि तुम रोए हो, तो ये हो भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही माना जाता है, तो तुम के लिए यू को प्लूरल मानते हैं तो हैव। रोना को वीप कहते हैं, थर्ड फॉर्म हो जाएगी वेप्ट, यू हैव वेप्ट। फिर यू हैव नॉट वेप्ट। फिर हैव यू वेप्ट, क्या तुम रोए हो, हैव यू वेप्ट। फिर हैव यू नॉट वेप्ट, क्या तुम नहीं रोए हो। एक और देख लेते हैं इधर जगह, तो जैसे कि मैंने एक घड़ी खरीदी है, तो मैंने के लिए आई को मानते हैं प्लूरल, तो हैव। खरीदना की फर्स्ट फॉर्म बाई, थर्ड फॉर्म होती है बॉट, तो आई हैव बॉट ए वॉच। फिर लगा दो नोट 3 नंबर पे, तो आई हैव नोट बॉट ए वॉच। फिर हैव आई बॉट ए वॉच, क्या मैंने एक घड़ी खरीदी है। फिर हैव आई नॉट बॉट ए वॉच, क्या मैंने एक घड़ी नहीं खरीदी है। इसी के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हुआ कंप्लीट डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस कक्षा का अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट होते होते सारे टेंसों का काम तमाम। तो अब प्रेजेंट का लास्ट पार्ट लेते हैं, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान की बात की जाए तो इस टेंस की जो पहचान होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द मिले और साथ में कोई टाइम दिया हुआ मिले, तो मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। सिर्फ रहे, रही है, रहे होने पर तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है, लेकिन साथ में टाइम भी दिया हुआ हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो नॉर्मली जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब भी आती है, बस उनके साथ जुड़ जाता है बीन। तो प्रेजेंट परफेक्ट की क्या थी, हैज और हैव, दोनों के साथ ही क्या जोड़ देना है, बीन। तो हैज बीन और हैव बीन। अब
हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये आपको बताया हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। मेन वर्ब की बात की जाए तो मैंने बता दिया है, बार बार बता रहा हूँ। एक नंबर में एक नंबर, तीन नंबर में तीन नंबर, बच्चे दो नंबर और चार नंबर टेंस, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा देना है आईएनजी, ये लो। लेकिन इसमें एक चीज और आई है, टाइम। तो टाइम के लिए एक विशेष चीज ध्यान रखनी है कि टाइम के साथ सिंस या फोर या ऑल का प्रयोग करते हैं। टाइम के साथ सिंस, फोर या ऑल का प्रयोग करते हैं। प्रश्न उठता है सिंस का कहां करते, फोर का कहां करते, ऑल का कहां करते, तो देख लो। सिंस का प्रयोग हमारे होगा पॉइंट ऑफ द टाइम, किसी बिंदु से काम शुरू हो रहा है तो आपको सिंस का प्रयोग करना है। पॉइंट ऑफ द टाइम जिसे निश्चित समय भी कहते हैं, किसी वार का नाम आ जाए, महीने का नाम आ जाए, सन आ जाए, सुबह शाम, जन्म से, ऐसे शब्द आए तो सिंस का प्रयोग करना है, ऐसा टाइम हो तो। और का प्रयोग के लिए होता है पीरियड ऑफ द टाइम। पीरियड ऑफ द टाइम का मतलब होता है जब अवधि दी गई हो, जैसे 1 घंटे से, 5 मिनट से, 2 वर्षों से, 2 सप्ताह से, ऐसी बात हो तो फोर का प्रयोग। और ऑल का प्रयोग यदि नाम आ जाए पूरे, जैसे पूरे दिन से, पूरी रात से, पूरे रविवार से कोई कार्य कर रहा है तो उससे पहले ऑल आ जाएगा, ऑल संडे, ऑल मंडे। ठीक है, अब लेते हैं इसका भी एक वाक्य। तो आ जाएगा जैसे कि राम सुबह से, राम सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। रहा है भी आया है, साथ में टाइम भी आया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है राम। राम के साथ सिंगुलर है तो हैज बीन। फिर पढ़ाना कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो पढ़ाने को कहते हैं टीच, साथ में आईएनजी तो टीचिंग। फिर क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, तो इंग्लिश। फिर टाइम दिया हुआ है सुबह से, जो कि पॉइंट ऑफ द टाइम है, निश्चित बिंदु से शुरू हो रहा है, तो सिंस मॉर्निंग। ये लीजिए। अगला, राम सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है तो राम हैज। मैंने जैसा कि कहा है नोट 3 नंबर पे, तो इस वक्त 3 नंबर पे मैंने याद यही रखना है, जब दो शब्द की हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बीच में ही नोट को लगाते हैं, आगे ले जाना तो पूरा दोनों शब्द नहीं जाते, एक जाता है फिर सब्जेक्ट और फिर वो दूसरा वाला शब्द। तो राम हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब जब हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना है तो हैज बीन पूरा नहीं जाएगा, सिर्फ एक वर्ड जाएगा, तो हैज राम बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। अगला, क्या राम सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, तो हैज राम, नोट को आप देख लो 3 नंबर पे आ रहा था, हैज राम नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। क्लास काफी लंबी हो जाएगी तो फोर वाला उदाहरण है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम देख लेंगे। अब लेते हैं पास्ट के प्रकारों। तो सबसे पहले पास्ट सिंपल को लेते हैं। तो पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। पास्ट सिंपल टेंस की पहचान की बात की जाए तो इसकी पहचान, जैसे मैंने कहा था प्रेजेंट के चारों में से हो यदि कोई वाक्य है तो उसके पीछे है, हो मिलता है। उसी प्रकार पास्ट का कोई वाक्य है तो उसके पीछे आपको या तो था, थे, थी मिलेंगे। तो ता है, ती है, ते हैं की जगह ता, था, ती, ती, ते थे। तो ता था, ती थी, ते थे। इसके साथ में यदि आपको या, ये, यी, आ, ई, ए ये मिले तो भी वो पास्ट सिंपल होगा। यहाँ विषय ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाओगे, या है, ई है, आ है, ई है, ए है,
तब तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन सिर्फ या, ये, ई, आ, ई, ए यही वाक्य खत्म हो रहा है, इसका मतलब वो पास्ट सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सब सिंगुलर के साथ क्या प्रयोग करें, प्लूरल के साथ क्या प्रयोग करें, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही होती है, वो होती है डिड। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये प्रयोग करना है। मेन वर्ब की बात की जाए तो एक नंबर टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन साथ में एकमात्र टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग भी करते हैं। प्रश्न उठता है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये सेम मिलता जुलता है प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह, उसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता था, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। वहां एस या ईएस लगाते थे, सब्जेक्ट सिंगुलर होता था, तो यहाँ पे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है सिर्फ अफर्मेटिव वाक्य में। तो 12 टेंस है, उनमें एक मात्र पार्टिसिपल का अफर्मेटिव सेंटेंस ही ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और बाकी कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। तो ये स्पेशल लिख लेते हैं इसको नोट के रूप में, नोट कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं तथा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलो ठीक है, बाकी नेगेटिव शेयर तो वही वापस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी। देखते हैं सीधा इस सेंटेंस, जैसे आ जाए तुमने मुझे एक पेन दिया। ये देखिए या यहाँ खत्म हो गया तो पास्ट सिंपल है, यहाँ है लगते ही ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। तो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव है, कहीं भी इसमें नहीं लगा हुआ है। वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट तुमने से हुई है, तुमने के लिए लगेगा यू। फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते नहीं है अफर्मेटिव में, तो मेन वर्ब इसमें क्या है, देना। देना की यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो गिव की सेकंड फॉर्म हो जाती है गेव। क्या दिया है, एक यू गिव। फिर किसको दिया है, मुझे, तो मुझे के लिए यू गेव मी ए पेन। डियर स्टूडेंट्स, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मुझे भी एक पेन भी। तो याद रखना है पहले किसको लिखना है, तो पहले उसको लिखना है जो सजीव हो। तो इसमें सजीव कौन सा है, मुझे। निर्जीव कौन सा, ए पेन, तो उसको पीछे रखना है। तो यू गेव मी ए पेन। अगला हो जाएगा तुमने मुझे एक पेन नहीं दिया। अब हेल्पिंग वर्ब भी आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म नहीं रहेगी। तो यू डिड 3 नंबर पे नोट, गेव का वापस फर्स्ट फॉर्म गिव मी ए पेन। फिर क्या तुमने मुझे एक पेन दिया, तो डिड यू गिव मी ए पेन। फिर डिड यू नॉट गिव मी ए पेन, डिड यू नॉट गिव मी ए पेन। एक वाक्य और देख लेते हैं इस टेंस का, जैसे आ जाए गाय दूध देती थी। ये देने वाली वर्ब सेम आ गई है, तो कुछ अलग लेते हैं। जैसे यहां लिख लेते हैं गाय गाय खेत में दौड़ती थी। तो गाय के लिए हो जाएगा काऊ, दौड़ना को कहते हैं रन, सेकंड फॉर्म हो जाएगी रेन इन द फार्म। अगला गाय खेत में नहीं दौड़ती थी, तो काऊ डिड नॉट, वापस फर्स्ट फॉर्म होती है रन इन द फार्म। अगला क्या गाय खेत में दौड़ती थी, तो डिड काऊ रन इन द फार्म। अगला हो जाएगा क्या गाय खेत में नहीं दौड़ती थी, तो डिड काऊ नॉट रन इन द फार्म। इसी के साथ पास्ट सिंपल यानी इंडेफिनेट भी खत्म।
अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। उम्मीद करता हूँ कक्षा का आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, जो चीज समझा रहा हूँ आपको समझ भी आ रही होगी और साथ में लिख भी रहे होंगे। अब हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो लगभग सेम रहती है, हूं, हो, वहां था, थे, थी होते ही वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो पहचान देखिए, आपको यदि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, मिले, इसका मतलब है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए, सहायक क्रिया की, तो इसमें लगती है वाज और वर। वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मेन वर्ब वही 2 नंबर और 4 नंबर जो प्रकार होता है प्रत्येक टेंस का, उसमें आपको लगानी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या ऐसे भी याद रख सकते हो, टेंस के अंदर कंटिन्यूअस नाम दिखा, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेते हैं एक वाक्य, तो जैसे कि मैं खाना खा रहा था, तो मैं के लिए आई, आई के साथ वाज, जानबूझ के ये वाक्य लिया है क्योंकि प्रेजेंट टेंस के अंदर आई को माना जाता था प्लूरल, पास्ट में वापस हो जाएगा सिंगुलर, तो वर्ड नहीं आके क्या आएगा, वाज। आई वाज खाना को कहते हैं इट, साथ में लग जाएगा आईएनजी ईटिंग, और खाना भोजन को फूड। मैं खाना नहीं खा रहा था, तो आई वाज नॉट ईटिंग फूड। फिर क्या मैं खाना खा रहा था, तो वाज आई ईटिंग फूड, और क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खाना नहीं खा रहा था, तो वाज आई नॉट ईटिंग फूड। एक वाक्य और दे लेते हैं इसका, जैसे कि नेहा कपड़े खरीद रही थी, तो सब्जेक्ट हो गई नेहा, नेहा के साथ वाज, खरीदना को कहते हैं बाई, साथ में लगा आईएनजी बाइंग, कपड़े क्लॉथ्स। फिर नेहा कपड़े नहीं खरीद रही थी, तो नेहा वाज नॉट बाइंग क्लॉथ्स। फिर क्या नेहा कपड़े खरीद रही थी, तो वाज नेहा बाइंग क्लॉथ्स, और क्वेश्चन मार्क। क्या नेहा कपड़े नहीं खरीद रही थी, तो वाज नेहा नॉट बाइंग क्लॉथ्स। कुछ स्पीड बनी है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये बनती है, आपकी भी बन जाएगी, बार बार प्रयास आप करोगे। काफी लंबी कक्षा हो गई है, थोड़ा सा विराम लेते हैं, मैं भी पानी पीता हूँ, आप भी पानी पी लो। तो चलो अब लेते हैं अगला टेंस, जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इस टेंस की जो पहचान होती है वही चुका है, चुकी है, चुके हैं की जगह सिर्फ पीछे
है, हूं, हो की जगह था, थे, थी आते ही प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे दिखे, तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस मानना है। हेल्पिंग वर्ब का पास्ट में मजा ही है, पास्ट सिंपल में भी एक ही थी, इसमें भी एक ही है। तो हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, और मेन वर्ब 3 नंबर टेंस है, इसलिए 3 नंबर फॉर्म, और 3 नंबर फॉर्म होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब लेते हैं सीधा ही सेंटेंस। तो जैसे कि रोहन ये मैच जीत चुका था। तो सबसे पहले रोहन, रोहन हेल्पिंग वर्ब का तो कोई लपड़ा ही नहीं है, एक ही है। तो हेड, जीतना को विन कहते हैं, थर्ड फॉर्म वोन, ये के लिए दिस, मैच के लिए मैच। फिर नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लग जाएगा। तो रोहन हैड नॉट वॉन दिस मैच। अगली हो जाएगा क्या रोहन ये मैच जीत चुका था, तो हैड रोहन वॉन दिस मैच, और क्वेश्चन मार्क। अगला क्या रोहन ये मैच नहीं जीत चुका था, तो हैड रोहन नॉट वॉन दिस मैच। क्लास काफी लंबी होती जा रही है, इसलिए हम अब एक एक सेंटेंस ही देखेंगे। अगला टेंस लेते हैं अब, जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान की बात की जाए तो हिंदी वाक्यों के अंत में वही रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो मैंने कहा था कि जो परफेक्ट की होती है उसके साथ बीन लगा दो। तो पास्ट परफेक्ट की थी हैड, तो इसमें हो जाएगी हैड बीन। और 2 नंबर और 4 नंबर टेंस में, या ऐसे याद रखो कि कंटिन्यूअस नाम दिखे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको जोड़ना होता है आईएनजी। टाइम के साथ आपको बता दिया गया है क्या क्या लगता है। टाइम के साथ सिंस, फॉर या ऑल का प्रयोग करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं वो पीछे बता दिया गया है, वहां आपने देख लिया होगा कि सिंस का कहाँ करते हैं, फॉर का कहाँ करते हैं, ऑल का कहाँ करते हैं। लेते हैं सीधा ही सेंटेंस। जैसे कि हम 2 वर्षों से क्रिकेट खेल रहे थे। हम 2 वर्षों से क्रिकेट खेल रहे थे। तो सबसे पहले वी, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मेन वर्ब खेलना, साथ में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के, तो प्लेइंग क्रिकेट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस का प्रयोग किया था, इसमें ले लिया हमने फॉर के लिए। तो जब संख्या आ जाए वर्षों की, महीनों की, या सन आ जाए, सन के लिए तो सिंस होता है, लेकिन वर्षों की संख्या या घंटों की संख्या 2 घंटा 4 घंटे, तो लगाते हैं फॉर। तो फॉर 2 years। अगले में मैंने कहा था जब 2 वर्ड होते हैं हेल्पिंग वर्ब में तो बीच में नोट को लिखते हैं। तो हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। फिर आगे ले जाना हो तो भी एक वर्ड जाएगा। तो हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years एंड क्वेश्चन मार्क। क्या हम 2 वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो हैड वी, नॉर्मली नोट आपको 3 नंबर पे दिखता है, तो हैड वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years।
इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस पूरे। अब लेते हैं जल्दी से फ्यूचर, जो कि बिल्कुल इजी है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो अब तो आपको सिर्फ पहचान और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब याद रखनी होती है, बाकी आप आसानी से ट्रांसलेशन कर पाते हो। तो अब लेते हैं फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनेट टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान की बात की जाए तो इस टेंस की जो पहचान है, इस टेंस की जो पहचान है, यदि हिंदी वाक्यों के अंत में आपको गा, गे, गी दिखे, इसका मतलब है वो फ्यूचर सिंपल टेंस है। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की होती है शैल और विल। शैल और विल, शैल का प्रयोग आई और वी ये दो सब्जेक्ट हो तो लगाते हैं शैल, बाकी सभी के साथ से सभी के साथ लगाते हैं शैल, से सभी के साथ विल। एक नंबर टेंस है तो सोचने की बात नहीं है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। लेते हैं एक सेंटेंस, जैसे आ जाए श्याम, श्याम आम लाएगा। श्याम आम लाएगा तो श्याम के लिए श्याम, श्याम के साथ सेल विल में से लगेगा विल, लाना की फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रिंग। आम ला रहा है, बहुत सारे ही होंगे, एक से ज्यादा तो है ही, तो मैंगोज। फिर श्याम आम नहीं लाएगा तो श्याम विल नॉट ब्रिंग मैंगोज। फिर क्या श्याम आम लाएगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे विल, श्याम ब्रिंग मैंगोज। फिर क्या श्याम आम नहीं लाएगा तो विल श्याम नॉट ब्रिंग मैंगोज। ये हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस बिल्कुल इजी है। अब लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात की जाए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाए तो इस टेंस की सबसे पहले पहचान की बात करें तो कंटिन्यूअस दिखते ही एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एक रहा रही रहे जरूर दिखते हैं। रहा रही रही तो इसमें हो जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। ये शब्द दिखे इसका मतलब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए, हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो लगती है शैल बी और विल बी। शैल बी का प्रयोग वही आई और वी हो तो, और बाकी से सभी के साथ लगता है विल बी। और कंटिन्यूअस दिखते ही मेन वर्ब की बात की जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखते हैं एक सेंटेंस, जैसे कि सीमा शादी में नाच रही होगी। तो सीमा, सीमा के साथ आ जाएगा विल बी, सीमा विल बी डांसिंग। जब भी आईएनजी लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ई हो लास्ट में तो उसको हटा देते हैं। सीमा विल बी डांसिंग इन मैरिज। फिर नेगेटिव की बात की जाए तो जब दो शब्दों की हेल्पिंग वर्ब हो तो उनके बीच में नोट को डालते हैं। तो विल बी के बीच में नोट आ गया विल नॉट बी डांसिंग इन मैरिज। फिर क्या सीमा शादी में नाच रही होगी तो आगे ले जाते तो एक वर्ड जाता है, तो विल सीमा बी डांसिंग इन मैरिज। और क्वेश्चन मार्क, क्या सीमा शादी में नहीं नाच रही होगी तो विल सीमा नॉट बी डांसिंग इन मैरिज।
इसी के साथ हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस भी कंप्लीट। अब हम लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहचान की बात की जाए तो इस टेंस की जो पहचान है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए एचवी की तो होती है शैल हैव और विल हैव। शैल दिखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आई और वी के साथ, और से सभी के साथ विल वाली, तो विल हैव से सभी के साथ। 3 नंबर टेंस है तो 3 नंबर फॉर्म। तो मेन वर्ब की 3rd फॉर्म, वर्ब की 3rd फॉर्म लेते हैं एक सेंटेंस, जैसे कि मैं कमरे में सो चुका होऊंगा। तो आई shall have, सोना को स्लिप कहते हैं, 3rd फॉर्म slept, in the room। अगले में 3 नंबर पे नोट, तो आई shall not have slept in the room। फिर क्या मैं कमरे में सो चुका होऊंगा, तो आगे लाऊं shall I have slept in the room और क्वेश्चन मार्क। अगले में 3 नंबर पे नोट लगाएंगे, तो shall I not have slept in the room। ये तो हमारे फ्यूचर परफेक्ट। अब लास्ट टेंस बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको देखते। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले पहचान की बात की जाए तो यदि आपको हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम दिखे, इसका मतलब वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए एचवी की, तो शैल हैव बीन, जो कि आई और वी के साथ, विल हैव बीन का प्रयोग आपके होगा से सभी सब्जेक्ट के साथ। मेन वर्ब की बात की जाए तो 2 नंबर और 4 नंबर जो प्रकार होता है किसी भी टेंस का, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर या कंटिन्यूअस नाम दिखे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना है आईएनजी, और टाइम के साथ सिंस और या ऑल का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि तुम पूरे सप्ताह से कपड़े धो रहे होंगे।
तो यू के साथ आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब विल, हैव, बीन, मेन वर्ब है धोना, साथ में आईएनजी लग जाएगा तो वॉशिंग, क्या धो रहा है, क्लॉथ्स। और पूरे के लिए मैंने कहा था ऑल आता है तो ऑल, और सप्ताह है तो वीक। ये लो अगला, तुम पूरे सप्ताह से कपड़े नहीं धो रहे होंगे तो यू विल, फिर 3 नंबर पे नोट, बाकी के हेल्पिंग वर्ब पीछे, तो हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स ऑल वीक। आगे भी हेल्पिंग वर्ब जाएगी तो एक वर्ड जाएगा, तो विल यू हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स ऑल वीक। इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, क्या तुम पूरे सप्ताह से कपड़े नहीं धो रहे होंगे, तो विल यू, 3 नंबर पे नोट लगाओ, नोट हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स ऑल वीक। ये थे हमारे सारे टेंस एक ही कक्षा के अंदर। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी ने इस कक्षा का एंजॉय किया होगा और आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लाभदायक ये कक्षा रही होगी। अब आगामी जो कक्षाएं हम लेके आएंगे वो बोर्ड कक्षाएं 10th-12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्रामर की लेके आएंगे। तब तक इनको व्यवस्थित पढ़ते रहिए, थोड़ा विस्तृत पढ़ना है तो जो पीछे के 13 वीडियोज है टेंस के अलग अलग उनको देखिए, फिर इस कक्षा को देखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप टेंस अच्छे से समझ जाओगे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मिलते हैं जल्द एक और नई कक्षा के साथ। धन्यवाद।